नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की द ग्रैंड मास्टर सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं या एसएससी, यूपी पीसीएस या अन्य एग्जामों में पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। याद रखना, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के शासन संबंधी जो है वो विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो अमेरिका का संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है वो अनरिटन है, यानी लिखित संविधान नहीं है, मौखिक है। अब बात करेंगे, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस टाइम पे ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 1 प्रियम्बल थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में लगभग लगभग 470 अनुच्छेद हैं, याद रखिए। 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 1 प्रियम्बल है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत देश का है। इसके बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें सॉवरेजन यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। तो संविधान में सॉवरेजनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है। तो क्या मतलब होता है संप्रभु का? क्या मतलब है जिसको सॉवरेजन कहते हैं? भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त यानी स्वतंत्र देश है। संप्रभु का मतलब होता है भारत जो है किसी भी देश के अंडर या प्रेशर में आके कुछ नहीं करेगा, वो स्वतंत्र देश है। अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए भारत सर्वोच्च है, कोई और निर्णय नहीं लेगा। इसके बाद बात करते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी। समाज की बात करता है तो सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता मिलेगी, जितने भी नागरिक भारत में रहते हैं, ठीक है। सरकार संसाधनों का उचित वितरण कर गरीबी और असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी। इसके बाद करेंगे धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष की बात करता है, जिसको सेकुलर कहा जाता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, याद रखिए, कोई भी धर्म नहीं होगा। सभी धर्म, जितने भी धर्म भारत देश में हैं, सबको समान सम्मान और संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके बाद करेंगे ये लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी देश की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में होगी। और लोग जो है वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो सरकार चलाएंगे। अब बात करते हैं सोशलिस्ट जो होगा, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 टर्म हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो ये पूछा जाता है कि सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि सोशलिस्ट या सेकुलर टर्म जो है या इंटीग्रिटी टर्म है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगली विशेषता की बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली। तो पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, याद रखिए। तो ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, यानी ब्रिटेन में भी संसद है और भारत में ही संसद प्रणाली है। तो अगर संसदीय प्रणाली का पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। तो याद रखना, सिमिलर टू ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली है। और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसके बात करेंगे जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली को के अन्य नामों से भी जानते हैं। एक तो वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं इसको, इसके बाद मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब अगर बात करेंगे कुछ अंतर भी हैं, जो ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट का फॉर्म है और भारत का गवर्नमेंट का फॉर्म है, ठीक है। उसमें अंतर यह है कि ब्रिटिश का जो राज्य प्रमुख होता है वो मोनार्क होता है, यानी वंशानुगत होता है, ठीक है, जो वहां के राजा या रानी होंगे। यानी ब्रिटिश जो है
में मोनार्की वाला जो सिस्टम है वो पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। जबकि भारत का राज्य प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और इसकी अवधि जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, इलेक्टेड हेड यानी रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटिश में हेरिडिटरी हेड यानी मोनार्की सिस्टम पाया जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब बात करेंगे फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बैज यानी संघीय व्यवस्था है भारत में, लेकिन यूनिटरी बैज का मतलब एकात्मक झुकाव है। इसका मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। क्या कहता है, डिवीजन ऑफ पावर्स दिया गया है, लेकिन जब भी कहता है इमरजेंसीज आएंगी तो वहां पे सेंट्रल जो हो जाएगा वो मोर स्ट्रांग हो जाएगा। आपातकाल में केंद्र के पास जो है ज्यादा शक्तियां होती हैं, ना कि राज्य के पास। तो ये भी याद रखना, फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिट रिवाइज है, ये बात आपको याद रखना। अब इसके बाद कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 7 मौलिक अधिकार थे, 7वें को जो है हटा दिया गया है और उसको दूसरी जगह ऐड कर दिया गया। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं, आपको याद रखना है। इनको अपन आगे जो के चैप्टर हैं उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ यही याद रखना है कि संविधान की जो विशेषताओं में कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6। सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये सरकार को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, याद रखना, यानी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता या नोबेल फीचर के रूप में बताया था। तो पूछ लिया जाता है नोबेल फीचर किसने कहा था डीपीएसपी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, ओरिजिनली भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां जो संविधान संशोधन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1976 में। इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो जब जोड़े गए थे तो याद रखना टोटल 10 जो मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था, इनकी संख्या 10 थी। कौन से, भाग 4A में और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, इनको हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें याद रखनी है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 में, अनुच्छेद 51A में और स्वर्ण सिंह समिति याद रखना ओरिजिनली 10 थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे कि जो 46वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बताता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर देना। याद रखना जो 11th ड्यूटी थी वो क्या थी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चिल्ड्रन को बिटवीन एज ऑफ 6 टू 14 ईयर, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। अब बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की, ठीक है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसको याद रखना गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी संविधान का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को, ठीक है। एकल नागरिकता की बात करेंगे तो भाई भारत देश में केवल एक नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिकता, ठीक है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे उसमें दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि डुअल सिटीजनशिप किस देश में पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 18 वर्ष से जो अधिक आयु के हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, ठीक है। और यही जो मतदान करके लोगों को चुनते हैं और वो लोग जो है सरकार को चलाते हैं। अब पहले याद रखना 21 वर्ष थी, ठीक है, ये जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में ये 18 वर्ष है। तो याद रखना 18 ईयर फ्रॉम 21, यानी 21 से 18 जो है कब किया गया था, 1989 के
61वें जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 1988 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 था और 1989 में इसको किया गया था, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे, अगली जो विशेषता है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। तो आपातकालीन प्रावधानों की बात करते हैं, तो देखो 3 तरीके के आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय। तो याद रखना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 352। तो याद रखना, नेशनल इमरजेंसी 352 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस कारण होती है? ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवॉल्यूशन। तो याद रखना, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या सेना का विद्रोह के कारण जो घोषित आपातकाल होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। याद रखना, ये वो आपातकाल है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को, याद रखना, फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है और जो संघीय ढांचा है वो बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है, यानी संघ के पास ज़्यादा पावर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो अगर आप जो है यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी अन्य एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल ज्ञानशाला विद केपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस जो हैं मिलने वाली हैं। डिटेल और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की क्लासें हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो अब अपन देखते हैं दूसरी जो इमरजेंसी है उसको कहा जाता है राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टेट की बात करने वाले हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाए, ठीक है, याद रखना कह क्या रहा है कि राज्य का संवैधानिक मशीनरी जब विफल हो जाती है तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल लगता है, ठीक है। तो राज्य का प्रशासन कौन संभालेगा? राज्य राष्ट्रपति संभालेगा और राज्य की जो विधानसभा है उसको क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है, सस्पेंड या डिजोल्व कर दिया जाता है, ये बात याद रखना। तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है, 52, 56 और 60। तो भैया, भारत इसके किसी हिस्से को वित्तीय स्थिति खतरे में हो, यानी भारत या इसके किसी भी हिस्से में जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेजर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर देखने को मिलेगी, तो आपका आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का भी निर्देश दे सकता है। तो आपको 3 के 3 याद रखना, इमरजेंसी याद रखना है, 352, 356 और 360। अब बात करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत की बात करेंगे, संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है, ये बात याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, याद रखना। तो न्यायिक सर्वोच्चता की बात करते हैं, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत और जो कहता है जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा, ये कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है, ये बात आपको याद रखना है। अब अगर बात करेंगे जो जुडिशियल सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू, इसका उद्भव 1803 में एक कहता है मारमरी बनाम मेडिसन केस हुआ था, तो वहां से जो है यूएसए में इन दो चीजों को जोड़ा गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये पूछता है जुडिशियल सुप्रीमेसी और रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब जो अंतिम विशेषता इसकी है वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और अन्य कमीशन है, जिसमें सीएजी आता है आपका, है ना, कंप्ट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल होता है, कैग आता है, या अन्य जो विभाग है उनकी सुप्रीमेसी यानी स्वतंत्रता की बात करता है, इंडिपेंडेंस की बात करता है। तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है सारे के सारे जो विशेषताएं हैं संविधान से रिलेटेड वो हम देख चुके हैं। इन विशेषताओं के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि किस प्रकार का ढांचा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो हमने अभी विशेषताओं के रूप में पढ़े हैं, डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक दो प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि भारतीय क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है।
अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसद की बात कर रहा है, कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप जो है कमेंट में इसका आंसर जो है बताएंगे कि किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया था। अमेरिका के संविधान से, कनाडा के, ब्रिटेन के या रूस के? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट में पिन करना है। नेक्स्ट आंसर जो है, भारतीय संविधान में समाजवादी यानी सोशलिस्ट जो है, ये हमने हाल ही में पढ़ा था, सोशलिस्ट टर्म जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां या 61वां संशोधन? तो इसका आंसर भी जो है आपको कमेंट में टाइप करना है कि किस संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट टर्म जो है वो जोड़ा गया था। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा प्रियम्बल, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट हैं, छोटा सा टॉपिक है, तो इसके साथ प्रियम्बल और इसके साथ हम जो है स्टेट और जो यूटी यूनियन टेरिटरी है, इससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी उसमें होंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञानशाला विद केपी के साथ।